नमल। मोरजाल में शाम उतरी तो घर की रौनकें फिर से जाग उठी। जुमर डिस्चार्ज होकर आ गई थी और अपने कमरे में सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। बेड पे लेटे रहने उसे गवारा नहीं था। बाल आधे बंधे थे और नाक सुर्ख लगती थी। पानी में पड़े रहने के बायस उसे बुखार और फ्लू हो गया था। सो हाथ में टिश्यू भी पकड़ रखा था। अलबत्ता चेहरे पे बस मुस्कुराहट थी। बिल्कुल साथ बड़े अब्बा की व्हील चेयर रखी थी और वो फिक्रमंदी से उसकी तरफ झुके उससे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे और वो हल्की सी आवाज़ में जवाब दे रही थी। किसी ने किसी से कुछ नहीं छुपाया था सिवाय मुलाजमों के। सभी जान गए थे कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ था। आखिर ये हाशिम कब हमारी जान छोड़ेगा? अब्बा ने नम आवाज़ में उससे पूछा था। ये सब कब ख़त्म होगा? जुमर ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधे उचकाए। पता नहीं। जुमर। हन्ना दरवाजे से अंदर आई। जुमर ने सर उठा के मुस्कुरा के उसे देखा। वो कदरे झिझक कर दाखिल हो रही थी। दोनों हाथों में एक सीढ़ी पकड़ रखी थी। परेशान मुरझाई हुई लगती थी। सिर्फ हाशिम नहीं, और भी लोग शामिल थे इसमें। मसलन वो शीरी। उसकी आवाज़ बरहमी से ज़रा कांपी। उसका भी कुछ करना होगा। छोड़ो हुनैन। जुमर ने सर झटका कर उसने वो सीढ़ी उसकी तरफ बढ़ाई। ये शीरी की वीडियो है जो अहमद ने दी थी बहुत पहले। बड़े अब्बा की मौजूदगी के बायस उसने आंखों से इशारा किया। कार्ड गेम क्लब वाली वीडियो। आप उसको शीरी के खिलाफ। जुमर ने सीढ़ी उसके हाथ से ली और खट के साथ उसके दो टुकड़े कर दिए। हुनैन कुछ बोल नहीं सकी। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता है ना। छोड़ो, जाने दो। उसने दोनों टुकड़े बेनियाजी से मेज़ पे डाल दिए। हन्ना ने सर झुका दिया। चंद लम्हे तीनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर हन्ना ने आंखें उठाई। आप कुछ बात तो करें, गोया शिकायत की। जुमर लम्हे भर उसे देखती रही। तुम्हारी आंखें अब कैसी हैं? मेरी आंखें? ऑपरेट हुई थी ना। लेंस सर्जरी। ऐनक उतारने को अब ठीक नज़र आता है। जी जी। एक अजीब हैरान सी नज़र उस पर डाली और मैं आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। किचन के खुले दरवाजे से देखा तो फारिस और साथी खड़े नज़र आ रहे थे। वो तेज़ी से उस तरफ आई। जुमर को वाकई कुछ हो गया है। अजीब बातें करने लगी हैं। वो फिक्रमंदी से बोली थी, मगर वो दोनों मुतवज्जे नहीं थे। हन्ना ने उनके तासुरात देखे। आप लोग जुमर की फिक्र करें, न कि मिसेस जवाहरार की। मार दिया ना उन्होंने अपने शोहर को, अब किस्सा ख़त्म करें उनका। सुबह से वो सारी कथा सुन सुन कर वो बेजार आ गई थी। हम इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। काउंटर से टेक लगाए खड़ा फारिस अफसोस से बोल रहा था, साथ ही बार बार नफ़ी में सर हिलाता। फिर सदी को घूरता। अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते। जैसे आप तो कभी कुछ छुपाते ही नहीं हैं। ज़्यादा बक बक मत करो। उनके अपने मसले थे। अंदर कमरे में अब्बा जुमर से सवाल कर रहे थे, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? क्योंकि मैं हमेशा बोलते ही रहती हूँ अब्बा, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आवाज़ें हवा की लहरों पे ऊपर उठती हैं, दाएं बाएं बिखरती हैं, पानी में डूब जाती हैं। इतना सारा पानी देखा है मैंने कि मैं अब बोलना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहती। वो जख्मी सा मुस्कुराई। मैं सुकून, सुलह सफाई से रहना चाहती हूँ। मुझे हर बात के सो जवाब नहीं देने, मुझे बहस नहीं करनी। बहुत गुजार ली ज़िंदगी लड़ते झगड़ते, बहस करते। अब मैं थक गई हूँ। मैं सुकून चाहती हूँ। मामू, भाई, जुमर, उसामा की लौन से चिल्लाती हुई आवाज़ पे वो चौंकी। दिल जोर का धड़का। फिर एकदम उठकर बाहर को दौड़ी। टिश्यू कहीं नीचे गिर गया। लाउंज में सब भागम भाग जमा हुए थे। उसामा दीवार पे नस्ब टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहाँ खबर चल रही थी। न्यूज़ कास्टर बोल रही थी। तस्वीर चमक रही थी, मगर उसामा सत्ते से सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रहा था। आबदार उबैद डूबकर मर गई। लाउंज में सन्नाटा छा गया। जुमर ने कुर्ब से आंखें बंद की और बदिक्कत सोफे पे बैठती चली गई। हुनैन ने लबों पे हाथ रख लिया। सजी ने परेशानी से कुछ बड़बड़ाते जल्दी से मोबाइल निकाल लिया और फारिस, वो खाली खाली नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था। वो डूबकर मर गई। वो पानी में मरी थी। वो आबदार थी।
पानी से बनी, खान से बनी। वो स्क्रीन को देख रहा था और उसकी रंगत सफ़ेद पड़ती जा रही थी। 2 दिन बाद हारून वैद की रिहायशी गाह के सब्ज़ार पे गुज़िश्ता 2 रोज़ से अजीब सा सन्नाटा छाया था। सारे परिंदे सहम कर उड़ गए थे। मोर अपने पिंजरों में दुबक कर बैठे थे। जानवर सारी सारी रात अजीब सी आवाज़ें निकालते थे और एक सफ़ेद ईरानी बिल्ली थी जो दर्द से चिल्लाती सारे में बोलाई बोलाई फिरती थी। हर शय पे झपटती, हर कोना सूंघती, मगर करार कहीं न था। इस वक्त भी वो सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर भागती आती दिखाई दे रही थी। राहदारी अबूर की और स्टडी के अधखुले दरवाजे के सामने जा रुकी। दर्द से अजीब आवाज़ें निकालती वो वहीं डोर मैट पे बैठ गई और सर अपनी खाल में दे दिया। स्टडी में नीम अंधेर था। हारून आरामदेह कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे। 2 उंगलियों में सिगार दबा था, जिससे धुएं के मरगोले उड़ उड़कर फिजा में गुम हो रहे थे। सारे में सफ़ेद धुआं सा भरा हुआ था और कोकेन की बू। उनका लिबास बेदाग, कल्फ लगा, नफीस सा था। बाल, शेव सब बने थे। बस चेहरे पे गहरी वीरानी थी, आंखों में खालीपन था। ऐसा दर्द दिल को काटता था जो न कभी पहले महसूस हुआ था, न कभी महसूस करना चाहा था। मेज़ पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था जिसमें सुर्ख रुमाल सर पे बांधे मुस्कुराती हुई लड़की नजर आ रही थी। हारून की वीरान नज़रें इस शफाफ चेहरे पे जमी थीं। दर्द बढ़ता जा रहा था। साथ रखा मोबाइल जूं जूं करने लगा तो वो गहरी सांस लेकर सीधे हुए, सिगार एशट्रे में डाला और खंगाल के खुद को कंपोज किया। फिर फ़ोन कान से लगाया। तुम्हारी बेटी का मुझे बहुत अफसोस है। जवाहिरात की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। जनाजे में सरसरी मुलाकात हो सकी तुमसे, तफसील से बात नहीं हो पाई। सोचा छोड़ ज़रा ठंडी पड़ जाए तो कॉल करूँगी। सुन रहा हूँ, बोलो। उसकी आंखें सुर्ख हुईं। जाहिर है मैंने ही बोलना है क्योंकि तुम हर लिहाज से सुनने की पोजीशन में हो। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है। उनकी आवाज़ कांपी। क्यों खुद को थका रहे हो? ये जाहिर करने के लिए कि तुम्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों जानते हैं कि तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। उसके गार्ड्स में इजाफा भी इसीलिए किया था कि कोई उसको तुम्हारी कमज़ोरी समझकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। तुम उसके ज़रिए हमारी दौलत और ताकत में शराकत चाहते थे और यूसुफ के ज़रिए हमें तबाह करना चाहते थे। ये दोनों काम तुम खुद करने की अहलियत नहीं रखते थे। इसलिए वो रुकी, सांस ली। अब तुम्हारा गम हल्का हो ही गया होगा तो मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करना चाहती हूँ। मैं और हाशिम तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे शेयर्स और कंपनी एसेट्स देने के लिए तैयार हैं। वो खामोशी से सुनते गए, बोले कुछ नहीं। आंखें मज़ीद सुर्ख पड़ रही थीं। तुम एक सियासतदान हो हारून, और सियासतदानों की ताकत के लिए हवस कभी ख़त्म नहीं होती। तुम हमसे बिगाड़ कर कभी तरक्की नहीं कर सकोगे और हमारे 2 दोस्त जिनके पैसे को वज़ीरिस्तान से आगे जाने के लिए हमारी मदद चाहिए होती है, उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम और हम आपस में बिगाड़ लें। तो यूँ करो, हमारे घर आ जाओ, आज ही हम डील कर लेते हैं। मुझे हर चीज़ कागजात पे चाहिए, बल्कि एडवांस में, और ज़र निगार के जेवरात भी। वो सर महरी से बोले थे। वो भी मिल जाएंगे, मगर शेयर्स और दूसरे असासाजात की बात पहले होगी। मैं लंच पे इंतज़ार कर रही हूँ, खुशगवार से अंदाज में कहकर उसने फ़ोन बंद किया तो हरून ने मोबाइल बेजारी से मेज़ पे डाल दिया और आंखें मींच लीं। कसरे करदार में वापस आओ तो हाशिम के कमरे के पर्दे बंद थे और वो रफ सी जीन्स टी शर्ट में मलबूस सोफे पे टांग जमाए बैठा था। दोपहर के बावजूद अंधेरा लगता था, मगर हाशिम का वीरान चेहरा, बड़ी हुई शेव, बिखरे बाल, सब टेबल लैंप्स की जर्द रोशनी में नजर आ रहा था। खिड़की के करीब खड़ी जवाहिरात मोबाइल मेज़ पे रखा और अपना यत से मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। वो संजीदगी से सामने देखता रहा, सपाट, सर्द सा। जवाहिरात ने उसके कंधे पे हाथ रखा और नरमी से दमाया। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। उसके चेहरे पे छाई सर्द बर्फ में दरार पड़ी। अब कैसा महसूस कर रहे हो? 2 दिन से कमरे से नहीं निकले। ठीक हूँ मम्मी, वो धीरे से बोला। तुम्हें गिल्ट है?
وہ نرمی سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ گردن کڑا کے بولا تھا، اور اب جو بھی مجھے دکھ دے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے عبرت ناک شکست دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی لپیٹیں سی اٹھ رہی تھی۔ جواہرات مسکرائی۔ گڈ، امید ہے اب تم مجھ کو سمجھ سکو گے۔ میں نے خاور اور صدی کی موت کا حکم نامہ اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ میں تمہیں مزید تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو اس دن کی نوبت نہ آتی۔ ہاشم نے محض سر کو خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ جواہرات غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اسے تسلی ہوئی۔ سر دیوار پگھل رہی تھی۔ کل میں تمہارے ساتھ آفس آؤں گی۔ ان کاغذات کو واپس لے لو۔ ہارون سے متعلق بہت سے معاملات مجھے ہی سنبھالنے ہوں گے۔ ملکہ کو اپنا تخت واپس مل گیا تھا۔ ولی عہد نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر اسے دیکھا۔ ہارون کیا مجھے یوں ہی جانے دے گا؟ وہ ذرا حیران تھا۔ جواہرات بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی گوری رنگت میں گلابیاں سی کھل گئیں۔ ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی مجھے ہے؟ نہیں ہاشم، ہر طاقتور، ہر دولت مند انسان اپنی اولاد کی میری طرح پرستش نہیں کرتا۔ ہم اس کے غم کا مداوع کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آواز تک نہیں نکال سکے گا، اور پھر جو بھی ہو، تمہاری ماں، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں نے لے کر دبایا، تمہارے ساتھ ہے۔ ہاشم نے اب کی نرمی سے شکریہ کہا تھا اور پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا، اور جواہرات کسی ایسی فیری ٹیل ملکہ کی طرح لگ رہی تھی جو کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کا خون پینے کے بعد پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ابھی تک گیلا محسوس ہوتا سرخ رومال اسی خاموشی سے وہاں پڑا تھا۔ سورج سوانے سے پہ تھا اور فوڈلی ایور آفٹر کی اونچی کھڑکیاں دھوپ سے چمک رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں کار روک کر فارس باہر نکلا تو وہ سنجیدہ سا دکھائی دیتا تھا۔ بھوری شرٹ پہنے، بال تازہ چھوٹے کٹے تھے، بھویں بیچے۔ وہ دروازہ لاک کر رہا تھا جب نوشروان اس کے قریب جا رکا۔ وہ احساس ہونے پہ پلٹا، اس سے نگاہ ملی تو ہاشم سے واپس مڑ کے کار لاک پھر سے چیک کرنے لگا۔ آبدار مر گئی فارس۔ شیرو کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، مگر حلیہ آج ٹھیک تھا، اور وہ ڈریس شرٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا، اور شیپ بھی بنی ہوئی تھی، مگر ناک گلابی تھی اور آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ جانتا ہوں۔ وہ سپاٹ سا واپس گھوما، ایک اچتی نظر اس پہ ڈالی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ وہیں تھی اس رات، میں نے لفٹ کب بتایا تھا تمہیں؟ مگر اس نے الزام اپنے سر لے لیا۔ ہاشم بھائی نے میرے سامنے اس کو مار دیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشروان نے زکام زدہ انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچی۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہماری ڈیل کا کیا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کیس واپس لے لو گے۔ اچھا، مجھے ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں۔ کیا؟ شیرو کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا سادی سے کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دے، وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا جب عدالت تمہیں سزا دے دے گی تب۔ اور کچھ؟ میں نے تمہاری… وہ زور سے بولنے لگا، پھر ارد گرد آتے جاتے لوگوں کا احساس کر کے قریب آیا اور دبا دبا مسکرایا۔ میں نے تمہاری مدد کی، سمر کو بچایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم صرف کوشش کرو گے، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو؟ تم نے ابدار کو بچانے کی کوشش کی، کیا تم اس میں کامیاب ہوئے؟ وہ تندہی سے بولا تھا۔ شیرو لمحے بھر کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ رکھائی سے کہتا پلٹ گیا، مگر نوشروان تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ میرے خلاف کیس واپس لے لو، مجھے باعزت بری ہونے دو، میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نئی زندگی شروع کر لوں گا، اور میں ابدار کے کیس میں گواہی دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے خود ہاشم بھائی کو اسے مارتے دیکھا ہے۔ فارس نے افسوس اور توہم سے اسے دیکھا تھا۔ ہمیشہ اپنا ہی سوچتے ہو تم۔ جو بھائی تمہیں بچانے کے لیے سب کر رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو۔ واہ! مگر آبدار کے قتل کیس میں تم لوگوں کو اس سے بڑی گواہی کہاں سے ملے گی؟ کون سا قتل کیس؟ کہاں کا کیس؟ ہم کوئی کیس نہیں کر رہے کسی پہ۔ ہم ابدار کی فیملی نہیں ہیں۔ جو کیس ہوگا وہ اس کا باپ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا نا، صدی سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی۔ میں نے زمر کی جان بچائی ہے فارس، یہ مت بھولو کہ وہ اس سب کا شکار بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی۔
कोई एहसान नहीं किया तुमने उस पर, और यहाँ से चलते बनो। तुम्हारे भाई के हरकारों ने देख लिया तो तुम्हारी जान ले लेगा। और एक सटमहर नज़र उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया। नौशरवान दबे दबे गुस्से से उसे देखता रह गया। वो नहीं समझ सकता था कि फारिस बेहिस नहीं है, वो डिस्टर्ब है। और कसरे करदार के डाइनिंग हॉल में इश्तहा अंगेज महक फैली थी। तवील मेज़ अनवा इकसाम के ताम से सजी थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी जवाहरात दाएं हाथ विराजमान हारून की तरफ कागज़ बढ़ा रही थी, जिन्हें वो इन्हमाक से पढ़ने लगे थे। फिर मुकाबिल बैठे शेव बनाए, बाल जमाए ताज़ा दम से हाशिम ने कलम हारून की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने उसे थामते हुए एक गहरी नज़र उस पर डाली, फिर दस्तखत कर दिए। वकला ने उठकर हाथ मिलाए, जवाहरात ने मुबारकबाद दी और हाशिम ने फातिहाना निगाहों से हारून को देखते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने बदिक्कत मुस्कुरा के थामा। सारे सौदे तय हो गए थे, सारे हिसाब खत्म हो गए और मलका अपनी सरबराही कुर्सी पे लौट आई थी। क्या जिंदगी इससे भी ज़्यादा हसीन हो सकती थी? जवाहरात ने सोचा था।